और सीधे आपको लिए चलते हैं, संसद की कार्यवाही शुरू हो रही है। आज बड़ा दिन है क्योंकि स्पीकर का चुनाव होना है। सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि मेहताब पीठासीन है और संसद की कार्यवाही शुरू हो रही है। खास बात यह है कि आज लोकसभा का जो सत्र है वो तीसरा दिन है और पिछले 2 दिनों में सांसदों ने शपथ ली है। आज खास बात यह है कि स्पीकर के चुनाव को लेकर जो 2 दिन से हम तस्वीर देख रहे थे, अभी भी कुछ सदस्य बाकी हैं, तो संभवतः नमस्कार उनकी शपथ हो रही है। देव लोकसभा सदस्य निर्वाचित হইয়া ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে আমি বিধি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত भारतीय संविधान। तो जो सदस्य बाकी हैं उनकी शपथ का कार्यक्रम जो चल रहा है, इसके बाद फिर आपको हम तस्वीर भी दिखाएंगे जहां पर स्पीकर के चुनाव को लेकर तैयारियां जो की गई हैं वो तस्वीर सामने आएंगी। तो अब से कुछ देर में लोकसभा स्पीकर का जो पद है उसको लेकर चुनाव होने जा रहा है। कुछ ही देर में लोकसभा स्पीकर पद का चुनाव होगा। ओम बिरला एनडीए के उम्मीदवार हैं, के सुरेश विपक्ष से प्रत्याशी हैं। बीजेपी ने चुनाव के लिए व्हिप जारी किया है अपने सांसदों को लेकर, यानी कि सभी सांसदों की उपस्थिति अनिवार्य है। बीजेपी ने इसको लेकर व्हिप जारी किया है। आज वोटिंग होगी। संभावना ये जताई गई थी, सुबह भी ऐसी संभावना नजर आई थी कि शायद ये वोटिंग की नौबत ना आए, लेकिन विपक्ष डिप्टी स्पीकर के पद पर अड़ा हुआ है। लिहाजा प्रत्याशी कल विपक्ष ने उतारा कि सुरेश इंडिया गठबंधन की तरफ से लोकसभा स्पीकर के लिए उम्मीदवार हैं, उधर ओम बिरला एनडीए की तरफ से हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली भी चलेंगे। अमृत तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए, साथ ही साथ विश्लेषण करने के लिए एडिटर इन चीफ ब्रजेश राजपूत जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन शुरुआत अमृत आपसे इसलिए क्योंकि अभी 11 बज चुके हैं। कब ये वोटिंग होगी, क्या सूरत हाल है? क्योंकि बीच में खबर आई कि शायद कोशिश फिर से बातचीत की हुई है, लेकिन विपक्ष मान नहीं रहा है। विवेक, अभी जो वर्तमान स्थिति है, अभी तो शपथ का दौर चल रहा है। इसके बाद जो वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी, जो फ्लोर मैनेजर होंगे वो इसकी पूरी तरह से पुष्टि करेंगे। जो वोटिंग की प्रक्रिया है, आपको बता दूं कि इलेक्ट्रॉनिक नहीं होने जा रही है, पर्ची के जरिए होगी, क्योंकि डिवीजन नंबर अभी जो है सांसदों को अभी तक नहीं दिया गया। और खासतौर पर जो नई बिल्डिंग है संसद की, उसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की उस तरह से व्यवस्था नहीं हो पाई है। लिहाजा जो वोटिंग है वो पर्ची के जरिए होगी, तो इसमें ये थोड़ा टाइम लेगा। इसमें जो पहले जो दौर शुरू होगा वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होगा। वो ओम बिरला के नाम का प्रस्ताव रखेंगे और उसके बाद राजनाथ सिंह इस प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। वो तस्वीर आ रही है, हमने राजनाथ सिंह प्रस्ताव का समर्थन कर रहे हैं। जरा आवाज उठाइए। मोदी जी ने प्रस्ताव रखा, राजनाथ सिंह ने प्रस्ताव का समर्थन किया है। कार्रवाई हम दिखा रहे हैं जिसका जिक्र अमृत कर रहे हैं। लालन सिंह तो ओम बिरला स्पीकर पद को लेकर उनके प्रस्ताव करता हूं, नाम पर प्रस्ताव जारी किया गया। श्री ओम बिरला जी जो लोकसभा के माननीय सदस्य हैं, इस सदन के अध्यक्ष के रूप में उनके नाम का मैं प्रस्ताव करता हूं। डॉक्टर राजकुमार सांगवान टू सेकंड द मोशन। चल रहा है। महोदय, मैं श्री ओम बिरला जी जो इस सदन के सदस्य हैं, उनको अध्यक्ष के रूप में अपना समर्थन देता हूं। पर ओम बिरला के अध्यक्ष के पद पर समर्थन दिया जा रहा है। ब्रजेश राजपूत जी हमारे साथ लगातार बने हुए एडिटर इन चीफ, वो आपको सही और तरीके से बताएंगे। ब्रजेश जी, ये प्रस्ताव रखना, उस पर सभी सदस्य अपनी सहमति भी जता रहे हैं। जीतन राम मांझी हम देख रहे हैं, ये दिन बड़ा है आज का। बिल्कुल, आज बहुत बड़ा दिन है क्योंकि ये प्रक्रिया बहुत लंबे समय बाद हो रही है। अब तक तीसरी बार, जब तक हमारा 18वीं लोकसभा है, और तीसरी बार अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है। वरना इस अध्यक्ष के चुनाव की नौबत ही नहीं आती। ये बहुत सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुन लिए जाते हैं, मगर इस बार तनातनी अध्यक्ष और विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच हो गई, तो उसका असर देखने को मिला है। जैसा कि हमने देखा, पहले मोदी जी ने, शिवराज सिंह चौहान, हाँ, ये सारे वो लोग हैं जो प्रस्ताव रख रहे हैं ओम बिरला जी के नाम का। और आपने ये भी देखा कि पहले जेडीयू ने भी, एनडीए का जो घटक दल है, उसने भी प्रस्ताव रखा उनके नाम का। और जो जीतन राम मांझी हैं, उनकी जो एक सांसद वाली पार्टी है, उन्होंने अपने नाम का प्रस्ताव रखा। अब अमित शाह नाम का प्रस्ताव रख रहे हैं। और इस तरीके से बाद में
जो विपक्ष है वो अपने नाम रखेंगे, जो उनके प्रत्याशी हैं, उसके बाद फिर चुनाव की बात आगे बढ़ेगी। मगर निश्चित ही आज बड़ा खास दिन है और हम सब एक बार फिर से अध्यक्ष का चुनाव होते हुए देखेंगे। हालांकि बड़ी कोशिश की गई थी कि इस चुनाव की नौबत ना आए, मगर लगता है चुनाव की नौबत आ ही गई है। बिल्कुल। और पीएम मोदी के प्रस्ताव का समर्थन एक एक करके तमाम दिग्गज नेता कर रहे हैं। नितिन गडकरी को हम सुन रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान कर चुके हैं, ललन सिंह कर चुके हैं, जीतन राम मांझी कर चुके हैं। तो एक एक करके सदस्य उनके नाम के प्रस्ताव को अपनी सहमति दर्ज करा रहे हैं। प्रस्ताव करता हूं कि माननीय श्री ओम बिरला जी जो इस सभा के सदस्य है, इनको इस सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना जाए। राव प्रताप यादव। अभी तक जो सारे लोग हैं वो एनडीए के घटक दल हैं या बीजेपी के सांसद हैं। माने ये अभी एक ही पक्ष अपना प्रस्ताव रख रहा है। देखना है कि दूसरे पक्ष को अपने प्रत्याशी का नाम रखने का मौका कब मिलता है। मगर एक बड़ी जोरदार घड़ी आने वाली है विवेक, कि जब अध्यक्ष चुन लिया जाएगा, तो जब चुन लिया जाएगा तो अध्यक्ष की एक परंपरा है, संसदीय परंपरा, कि अध्यक्ष को आसंदी तक नेता प्रतिपक्ष और सदन का नेता यानी कि प्रधानमंत्री दोनों एक सम्मान के साथ उनकी कुर्सी तक ले जाके वहाँ बिठा लेंगे, उनको आसन ग्रहण करवाएंगे। तो उस परंपरा को आज हम देखेंगे कि मोदी जी और राहुल गांधी दोनों एक साथ जाएंगे और ओम बिरला को वहां तक लेके बिठा के आएंगे। तो वो क्षण देखने को बड़ा मजेदार होगा। बिल्कुल। और आप जो जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, निश्चित तौर पर वो तस्वीर बेहद खास होगी। और कुमार स्वामी प्रस्ताव पर सहमति जताते हुए आपने जैसा जिक्र किया ब्रजेश जी की एनडीए के तमाम जो घटक दल हैं उनके प्रमुख नेता अपनी सहमति जताते हुए, और ये जवाब भी है एक तरह से विपक्ष को, क्योंकि विपक्ष ये उम्मीद करता रहा जब तक ओम बिरला का नाम फाइनल नहीं हुआ कि टीडीपी, जेडीयू या किसी और घटक दल का जो एनडीए में शामिल है वहां से चेहरा है। हाँ, मगर बिल्कुल, मगर विपक्ष यदि ऐसा सोच रहा है तो बहुत जल्दबाजी है और बहुत उसके माने भ्रम में है विपक्ष, क्योंकि ये सारे घटक दल फिलहाल तो बहुत अच्छे से मजबूती से मोदी जी की अगुवाई में सरकार चलाने के मूड में है। और वही दिख रहा है कि सारे लोगों ने एक एक करके, चाहे जेडीयू हो, चाहे जो पासवान की पार्टी हो, उसने सभी लोग रख रहे हैं। तो ये शक्ति परीक्षण भी कहा जाएगा। शक्ति परीक्षण है। विधानसभा लोकसभा के तीसरे दिन ही शक्ति परीक्षण हो गया। और क्या इसमें ऐसी भी संभावना है कि जो नंबर गेम अभी तक हमें दिखाई पड़ता है सत्ता पक्ष और विपक्ष के पास, उसमें भी कुछ बदलाव देखने को मिले? नंबर गेम में तो मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ा चेंज आएगा या बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, क्योंकि जो अगर एक भी कम ज्यादा होता तो उसको लेकर चर्चा होगी, उससे चर्चा होगी। मगर मुझे लगता है कि मतदान गुप्त मतदान होता है, तो इसी वजह से विपक्ष को लग रहा था कि हो सकता है कुछ जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उनके पक्ष में मतदान करें, उनकी संख्या बढ़ती हुई दिखे। मगर ऐसा लगता दिख नहीं रहा है, क्योंकि संख्या तो वही रहेगी। और जितने घटक दल हैं सारे लोग चाहते हैं कि देखिए आप ये जो अपना दल की अनुप्रिया पटेल हैं उन्होंने प्रस्ताव रखा, तो कोशिश बीजेपी ये कर रही है कि जितने उसके घटक दल हैं 31 घटक दल हैं उनके, एक भले एक पार्टी एक सांसद वाले हों, तो वो सारे लोग एक एक करके अपना प्रस्ताव रख रहे हैं। वो सारे प्रस्ताव रख रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सबका संयुक्त उम्मीदवार हैं ओम बिरला जी। और किसी प्रकार की यदि विपक्ष सोच रहा है कि इसमें कुछ टूट होगी, कुछ फूट होगी, तो विपक्ष भ्रम में है। लेकिन इन सबके बीच तस्वीर हम आपको जो दिखा रहे हैं उसको एक बार फिर से बताते हैं कि संसद में इस वक्त हो क्या रहा है। संसद में प्रधानमंत्री मोदी ने ओम बिरला के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसके बाद एनडीए और बीजेपी के तमाम बड़े नेता एक एक करके उस प्रस्ताव पर हरी झंडी देते हुए, इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति दर्ज कराते हुए। विवेक, और यदि जैसा कि हम लोग देख भी रहे हैं, ओम बिरला ये देखिए ये विपक्ष की तरफ से नाम रखे जाने लगे हैं। तो ये संसद में आप जो देख रहे हैं कि इस बार स्पीकर को लेकर लगातार ये विपक्ष के सुरेश की तरफ से नाम रखे जा रहे हैं। तो अब के सुरेश के नाम पर प्रस्ताव पर सहमति दर्ज कराई जा रही है। मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री के सुरेश जी जो इस सदन के माननीय यानी कि चुनाव एकदम तय हो गया विवेक। जो हम लोगों को लग रहा था कि हो सकता है सुबह कुछ, आप ये देखिए के सुरेश बैठे हुए हैं जी, तो जैसे हम लोगों को लगता हो सकता है सुबह कुछ बातचीत हुई और दोनों में कुछ सहमति बन गई हो, मगर वो कोशिश भी की थी। शुरुआत में खबर भी आई थी कि शायद एक बार और अपील की गई है कि ऐसी नौबत ना आने पाए, लेकिन वो बात बनी नहीं। और अब के सुरेश के नाम के प्रस्ताव को सहमति दर्ज कराते हुए तमाम विपक्षी दल के सांसद एक एक करके, और ये अब स्थिति जैसा कि ब्रजेश जी बता रहे हैं और ये तय हो चुका है कि अब वोटिंग होगी तो मतदान होगा और उसके बाद ये तय होगा कि स्पीकर कौन बनेगा। हालांकि
तय पहले से ही है ओम बिरला, क्योंकि नंबर में कहीं कोई कमी नहीं है एनडीए के पास, लेकिन वोटिंग का यहाँ पर ट्विस्ट आ गया है। बिल्कुल वोटिंग होगी और वोटिंग होके रहेगी। और वोटिंग जैसा कि हमारे साथी अमृत ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से जो मशीन है इस नए हाउस में अभी ऑपरेट नहीं हुई है, तो पर्ची से ही मतदान होगा। तो मुझे लगता है मतदान में तकरीबन आधे से 1 घंटा लग सकता है। ठीक है, अमृत की तरफ चली लेते हैं एक बार। अमृत जरा बताइए, स्पीकर के पद को लेकर वोटिंग तय है, ये कल से ही माना जा रहा था और अब तो स्थिति और क्लियर हो गई है। किस तरह से मतदान होगा दर्शकों को बताइए, और क्या ये भी संभावना है कि शक्ति परीक्षण जो हो रहा है तीसरे दिन ही सत्र के, क्या वोटिंग में इधर उधर कुछ नंबर हो सकते हैं, इसको लेकर भी कोई सुगबुगाहट है दिल्ली में? विवेक, जो आप बात कर रहे हैं सुगबुगाहट की, वो इंडिया ब्लॉक के लिए तो नहीं लेकिन एनडीए के लिए ज़रूर है, क्योंकि बहुत सारे जो निर्दलीय हैं ये कहा जा रहा है कि वो एनडीए के जो उम्मीदवार हैं ओम बिरला, उनके हक में वोट करने जा रहे हैं। इनके अलावा जो अन्य दल जो कि एनडीए से जुड़े नहीं हैं, जिसमें वाईआरसीपी हैं, उनको भी कहा जा रहा है कि वो उनका समर्थन जो है ओम बिरला को जो है मिल चुका है। तो ऐसे में जो है एनडीए जो है संख्या बल के हिसाब से उसे कोई तकलीफ नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है। इंडिया ब्लॉक भी इस हकीकत को बाखूबी जानता है, लेकिन एक मैसेज देने की कोशिश है कि देखिए लोकतंत्र में जो है अब जो स्थिति है वो 10 साल पहले वाली नहीं रही है, जो 10 साल तक इन्होंने फेस किया है। अब जो है स्थिति थोड़ी जुदा हो चुकी है और वो अपना अधिकार, अपना जो है एक अपना रोल है वो अदा करने के लिए तैयार है। और सदन में किस तरह से आगे आने वाले दिन रहने वाले हैं, इसको लेकर भी इंडिया ब्लॉक ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है। जब ममता बनर्जी नाराज हुई थी तो राहुल गांधी ने इन्हीं मापदंडों को रखते हुए उनको मनाते हुए कोशिश की थी। अभिषेक बनर्जी से जब उन्होंने संसद परिसर में मुलाकात की थी तो उन्होंने इस बात को खास तौर पे उद्धृत किया था, बताया था कि देखिए अभी जो हमारी चीजें हैं वो हर तरह से साइकोलॉजिकल वॉर लड़ने की है। जो हमें जानकारी मिली थी कि इसी तरह की एक बातचीत रेखांकित की गई है और इसी बात को लेकर के जो है ममता बनर्जी को मनाने की कोशिश की गई। और ममता बनर्जी चूंकि जिस बात को लेकर नाराज थी कि उनसे सुझाव मशवरा नहीं लिया गया, तो इस बात को फिर वो एक रास्ते पर उन्होंने भी व्हीप जारी कर दिया कि 10:30 बजे तक सारे टीएमसी के सांसद पुराने संसद भवन में मौजूद और वहां से सारे के सारे नए संसद बिल्डिंग में जाएंगे। अब जो वोटिंग प्रक्रिया है वो पर्ची के जरिए होगी, जैसा कि ब्रजेश सर बता रहे थे। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। अब ये है कि इस टाइम के बाद से वोटिंग का जो डिवीजन होता है, चर्चा इस बात की होगी कि एनडीए के अलावा कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने इनके हक में वोट किया है। वाईआरसीपीसी का आप जिक्र कर ही रहे हैं, 4 सांसद हैं उस पार्टी से, रेड्डी की पार्टी है, तो वो 4 सांसद और इसमें जुड़ जाते हैं तो ये संख्या बल 297 तक पहुंच सकता है और हो सकता है 300 पार भी दिख जाए। और विवेक, जैसे कि अमृत ने अच्छी बात कही है कि अभी तक ऐसा वोटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। जैसे हम पिछले सदन की बात करें तो पिछले सदन में जो उपाध्यक्ष होता था, लोकसभा उपाध्यक्ष, वो था ही नहीं, क्योंकि सरकार ने दिया ही नहीं। उपाध्यक्ष भी नहीं था और नेता भी नहीं था, तो प्रतिपक्ष। मगर अब चूँकि ये देखिए मोदी जी उतर के आए हैं और ये शायद ओम बिरला जी के पास जा रहे हैं, उनको बधाई दे रहे हैं और ओम बिरला जी को बधाई दी। और ये खबर है कि चुन लिए गए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी तस्वीर, राहुल गांधी साथ में है। वोटिंग नहीं हुई है, यानी वोटिंग नहीं हुई है। और राहुल गांधी, जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे, तस्वीर खास होगी। प्रधानमंत्री मोदी हैं, नेता विपक्ष राहुल गांधी हैं और ओम बिरला को साथ लेकर जा रहे हैं। आप ही इसको बखूबी वर्णन कर सकते हैं। बिल्कुल, ये बहुत लोकतंत्र की गजब तस्वीर है कि देखिए किस तरीके से सदन के नेता यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेता प्रतिपक्ष यानी कि राहुल गांधी दोनों एक साथ ओम बिरला को लेके चल पड़े हैं और उनको आसनी तक, उनके आसन तक पहुंचाया जा रहा है। और जो प्रोटेम स्पीकर हैं उन्होंने खुद बधाई दिया, उनके लिए वो आसन खाली करेंगे। और ओम बिरला जी, इस प्रकार से एक इतिहास रचा गया है कि ओम बिरला जी संसदीय इतिहास में दूसरे व्यक्ति हैं जो लगातार 2 बार स्पीकर बने हैं। जी, मोदी ने बधाई दी और अब उन्होंने राहुल गांधी से कहा तो राहुल गांधी बधाई दे रहे हैं। देखिए ये लोकतंत्र की खूबी है कि पूरे कैंपेन के दौरान दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ खूब बातें कही हैं, मगर अब चूंकि एक हाउस में सब लोग आ गए हैं तो इस तरीके से अब तो बड़ी खबर है, ओम बिरला ध्वनि मत से स्पीकर चुने गए हैं। ध्वनि मत से यहां पर मतदान हुआ, ध्वनि मत से स्पीकर चुने गए हैं। राहुल गांधी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
खुद उनको लेकर आसंदी तक पहुंचे और ओम बिरला ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया है। स्पीकर के पद को लेकर स्थिति कल से क्लियर थी, लेकिन बीच में बात अलग अलग होती रही और फाइनली ओम बिरला लोकसभा के स्पीकर दोबारा बन गए हैं। और देखिए बड़ी बात यह है कि पिछले 5 साल जो ओम बिरला जी ने बहुत इस ढंग से सदन चलाया कि बीजेपी और एनडीए को लगा कि इस स्थिति में भी ओम बिरला से बेहतर कोई प्रत्याशी हो नहीं सकता। तो ओम बिरला को फिर जिम्मेदारी दे दी गई है कि आने वाले 5 सालों में वो सदन के अध्यक्ष के रूप में अपना दायित्व का बखूबी से निर्वाह करें, क्योंकि इस बार बीजेपी बहुमत के पास नहीं है, एनडीए की सरकार बनी है, तो जब भी कुछ ऊंच नीच होगी तो बिरला जी उसको संभालेंगे। क्योंकि एक बार फिर से हम उस तस्वीर को दिखाएंगे जल्दी से, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी ओम बिरला को लेकर आसंदी तक पहुंचे थे। कुछ देर में जब वो तस्वीर आएगी दोबारा से हम दिखाएंगे, लेकिन खास बात यह है कि ये तस्वीर 10 साल बाद देखने को मिली है। संभवतः 2014 में भी ऐसी स्थिति नहीं बनी थी क्योंकि संख्या बल ही नहीं था, 19 में तो स्थिति बनी ही नहीं थी। तो अब जब संख्या बल आया है, नेता प्रतिपक्ष का जो औपचारिक आंकड़ा होता है वो हुआ है, तो वो तस्वीर भी सामने दिखी है। और देखना ये कि अब जो लोकसभा का उपाध्यक्ष है वो पद सरकार देती है या नहीं देती है, या हो सकता कोई सहमति बन गई हो उपाध्यक्ष पद के लिए भी। बिल्कुल, किरण रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री हैं इस वक्त और प्रधानमंत्री मोदी अब कुछ बोलने जा रहे हैं, सुनते हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ये सदन का सौभाग्य है कि आप दूसरी बार इस आसन पर विराजमान हो रहे हैं। आपको और इस पूरे सदन को मेरी तरफ से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं, लेकिन इस पूरे सदन की तरफ से भी आपको अनेक अनेक शुभकामनाएं। अमृत काल के इस महत्वपूर्ण कालखंड में दूसरी बार इस पद पर विराजमान होना बहुत बड़ा दायित्व आपको मिला है और आपका 5 वर्ष का अनुभव और आपके साथ हम लोगों का 5 साल का अनुभव, हम सबका विश्वास है कि आप आने वाले 5 साल हम सबका मार्गदर्शन भी करेंगे और देश की आशा अपेक्षाएं पूर्ण करने के लिए ये सदन अपना दायित्व निभाने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि विनम्र और व्यवहार कुशल व्यक्ति सफल सहज रूप से होता है और आपको तो उसके साथ साथ एक मीठी मीठी मुस्कान भी मिली हुई है। आपके चेहरे को ये मीठी मीठी मुस्कान पूरे सदन को भी प्रसन्न रखती है। मुझे विश्वास है आप हर कदम पर नए प्रतिमान, नए कीर्तिमान गढ़ते आए हैं। 18वीं लोकसभा में स्पीकर का कार्यभार दूसरी बार संभालना ये अपने आप में एक बड़ा नया रिकॉर्ड बनते हम देख रहे हैं। श्री बलराम जाखड़ जी वो पहले ऐसे अध्यक्ष थे जिन्होंने 5 साल कार्यकाल पूरा करके फिर दोबारा उनको स्पीकर बनने का अवसर मिला था। उसके बाद आप हैं जिन्हें 5 साल पूर्ण करने के बाद दोबारा इस पद पर आसीन होने का अवसर मिला। गत 20 साल का एक ऐसा कालखंड रहा है कि ज्यादातर स्पीकर
या तो उसके बाद चुनाव नहीं लड़े हैं या तो जीत करके नहीं आए हैं। आप समझ सकते हैं कि स्पीकर का काम कितना कठिन है कि उसके लिए दोबारा जीतना मुश्किल हो जाता है, लेकिन आप जीत करके आए हैं, इसके लिए एक नया इतिहास आपने गढ़ा। आदरणीय अध्यक्ष जी, इस सदन में ज्यादातर हमारे सभी माननीय सांसद आपसे परिचित हैं, आपके जीवन से भी परिचित हैं। और पिछली बार मैंने इस सदन में आपके संबंध में काफी कुछ बातें रखी भी थी और मैं आज उसको दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं एक सांसद के रूप में और हम सभी सांसद के रूप में आप जिस प्रकार से एक सांसद के नाते काम करते हैं, ये भी जानने योग्य है और बहुत कुछ सीखने योग्य है। मुझे विश्वास है कि आपकी कार्यशैली एज ए सांसद भी हमारे जो फर्स्ट टाइमर सांसद हैं, हमारे युवा सांसद हैं, उनको जरूर प्रेरणा देगी। आपने अपने कार्यक्षेत्र में, संसदीय क्षेत्र में स्वस्थ मां और स्वस्थ शिशु एक कमिटमेंट के साथ जो अभियान चलाया है और सुपोषित मां, इस अभियान को आपने जिस प्रकार से अपने क्षेत्र में प्राथमिकता देकर के खुद को इन्वॉल्व करके किया है, वो वाकई प्रेरक है। आपने कोटा के ग्रामीण क्षेत्रों में हॉस्पिटल ऑन व्हील्स, ये भी एक मानव सेवा का उत्तम काम, जो राजनीतिक कामों के सिवाय करने वाले कामों में आपने चुना है, वो भी अपने आप में गांव-गांव लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने में मदद कर रहा है। आप नियमित रूप से गरीबों को कपड़े, कंबल, मौसम के अनुसार छाता की जरूरत है छाता, जूते, ऐसी अनेक सुविधाएं समाज के आखिरी तबके के जो लोग हैं उनको खोज करके पहुंचाते हैं। खेलों में प्रोत्साहन देना आपके क्षेत्र के युवकों में, ये आपने एक प्राथमिकता के रूप से काम उठाया है। आपके पिछले कार्यकाल में 17वीं लोकसभा में मैं कहता हूं कि संसदीय इतिहास का वो स्वर्णिम कालखंड रहा है। आपकी अध्यक्षता में संसद में जो ऐतिहासिक निर्णय हुए हैं, आपकी अध्यक्षता में सदन के माध्यम से जो सुधार हुए हैं, ये अपने आप में एक सदन की भी और आपकी भी विरासत है। और भविष्य में 70वीं लोकसभा के संबंध में जब विश्लेषण होंगे, उसके विषय में लिखा जाएगा, तो भारत के भविष्य को नई दिशा देने में आपकी अध्यक्षता वाली 70वीं लोकसभा की बहुत बड़ी भूमिका रही है। आदरणीय अध्यक्ष जी, 17वीं लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य बिल, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक, ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स बिल, कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल, डायरेक्ट टैक्स, विवाद से विश्वास विधेयक, सामाजिक, आर्थिक और राष्ट्रीय महत्व के
ऐसे कितने ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कानून 17वीं लोकसभा में आपकी अध्यक्षता के अंदर इस सदन ने पारित किए हैं और देश के लिए एक मजबूत नींव बनाई है। जो कार्य आजादी के 70 साल में नहीं हुए, आपकी अध्यक्षता में इस सदन ने इसको करके दिखाया। आदरणीय अध्यक्ष जी, लोकतंत्र की लंबी यात्रा में कई पड़ाव आते हैं। कुछ अवसर ऐसे होते हैं जब हमें कीर्तिमान स्थापित करने का सौभाग्य मिलता है। 17वीं लोकसभा में उपलब्धियां, मुझे पूरा विश्वास है देश आज भी और भविष्य में उसका गौरव करेगा। आज देश अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए भारत को आधुनिक बनाने की दिशा में जब हर तरह से प्रयास हो रहे हैं, मैं मानता हूं कि ये नया संसद भवन भी अमृतकाल के भविष्य को लिखने का काम करेगा और वो भी आपकी अध्यक्षता में। नए संसद भवन में हम सबका प्रवेश आपकी ही अध्यक्षता में हुआ और आपने संसदीय कार्यप्रणाली को प्रभावी और जिम्मेदार बनाने का कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं और इसलिए लोकतंत्र को मजबूती देने में मदद मिली है। लोकसभा में हम पेपरलेस डिजिटल व्यवस्था से आज काम कर रहे हैं। पहली बार आपने सभी माननीय सांसदों को ब्रीफिंग के लिए एक व्यवस्था खड़ी की। इससे सभी माननीय सांसदों को भी आवश्यक रेफरेंस मटेरियल मिला। उसके कारण सदन की चर्चा अधिक पुष्ट हुई और ये आपका एक अच्छा इनिशिएटिव था जिसने सांसदों में भी विश्वास पैदा किया। हाँ, मैं भी कुछ कह सकता हूं, मैं भी अपने तर्क दे सकता हूं। तो एक आपने अच्छी व्यवस्था को विकसित किया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, G20 भारत की सफलता के एक महत्वपूर्ण पृष्ठ है, लेकिन बहुत कम चर्चा हुई है, वो है P20 और आपके नेतृत्व में G20 देशों के जो पीठासीन अधिकारी हैं, स्पीकर्स हैं, उनका सम्मेलन आपकी अध्यक्षता में हुआ और अब तक P20 के जितने सम्मेलन हुए उसमें ये ऐसा अवसर था कि दुनिया के सर्वाधिक देश आपके निमंत्रण पर भारत आए और बहुत ही उत्तम प्रकार के निर्णय उस समिट में हुए और उसने विश्व में भारत की लोकतंत्र की जो प्रतिष्ठा है उसको गौरव देने में बहुत बड़ा रोल अदा किया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये हमारा भवन ये सिर्फ 4 दीवारें नहीं है। हमारा ये संसद 140 करोड़ देशवासियों की आशा का केंद्र है। संसद की कार्यवाही, जवाबदेही और आचरण हमारे देशवासियों के मन में लोकतंत्र के प्रति जो उनकी निष्ठा है उसको और अधिक मजबूत बनाता है। आपके मार्गदर्शन में 17वीं लोकसभा उसकी प्रोडक्टिविटी 25 साल के हाईएस्ट लेवल पर 97% रही और इसके लिए सब माननीय सदस्य
तो अभिनंदन के अधिकारी हैं, लेकिन आप विशेष अभिनंदन के अधिकारी हैं। कोरोना जैसे मुश्किल कालखंड में आपने हर सांसद से व्यक्तिगत फोन पर बात करके उनका हाल पूछा। कहीं किसी सांसद की बीमारी की खबर आई तो आपने सदन के अध्यक्ष के नाते व्यक्तिगत रूप से उसकी चिंता की, और वो सभी दल के सांसदों से जब मुझे सुनने को मिलता था, मुझे बड़ा गर्व होता था कि जैसे आप इस सदन के परिवार के मुखिया के रूप में उस कोरोना कालखंड में भी व्यक्तिगत चिंता करते थे। कोरोना काल में भी आपने सदन का काम रुकने नहीं दिया। सांसदों ने भी आपके हर सुझाव को सर आंखों पे चढ़ाया। किसी को ऊपर बैठने के लिए कहा तो वो वहां जाके बैठा, किसी को दूसरी जगह भी जाके बैठने के लिए कहा तो वो भी बैठा, लेकिन देश के काम को किसी ने रुकने नहीं दिया। लेकिन आपने ये जो फैसले किए उसका परिणाम है कि हम उस कठिन कालखंड में भी कार्य कर पाए। और ये खुशी की बात है कि कोरोना काल में सदन ने 170% प्रोडक्टिविटी, ये अपने आप में दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हम सब चाहते हैं कि सदन में आचरण, सदन के नियमों का पालन हम सब करें, और आपने बड़े सटीक तरीके से, संतुलित तरीके और कभी कभी कठोरता के साथ भी फैसले लिए हैं। मैं जानता हूं कि ऐसे निर्णय आपको पीड़ा भी देते हैं, लेकिन सदन की गरिमा और व्यक्तिगत पीड़ा के में आपने सदन की गरिमा को पसंद किया और सदन की परंपरा को बनाने का प्रयास किया। ये साहसपूर्ण काम के लिए भी आदरणीय अध्यक्ष जी, आप अभिनंदन के अधिकारी हैं। मुझे विश्वास है आदरणीय अध्यक्ष जी, आप तो सफल होने ही वाले हैं, लेकिन आपकी अध्यक्षता में यह 18वीं लोकसभा भी बहुत सफलतापूर्वक देश के नागरिकों के सपनों को पूर्ण करेगी। मैं फिर एक बार आपको इस महत्वपूर्ण दायित्व के लिए और देश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाले इस सदन की अध्यक्षता के लिए हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। श्री राहुल गांधी जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओम बिरला के पिछले कार्यकाल को याद करते हुए बताया कि ओम बिरला कैसे अपने साथी सदस्यों का ध्यान भी रखते हैं।